स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। इस वीडियो में 347 पेपर जीआई कोड अगर आपका है केमिस्ट्री का क्लास 12th में तो आपको सोल्यूशन मिलने वाला है। आप वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। यदि आप यहां पर एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं बीएचयू, एयू और डीयू जैसी यूनिवर्सिटी की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, अब आइए जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शनल प्रश्न, ये वाला इसका पहला वाला ऑप्शन सही होगा, इसका ये सही होगा, इसका ये सही होगा। मोल इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, इसका बेंजल्डिहाइड होगा, गटरमैन कोक अपक्रिया से यही मिलता है, और इसका ये वाला सही होगा। ठीक है, अब देखिए हम आपको यहाँ पर जो है पहले रिएक्शन पूरा सॉल्व करा कर दिखा देते हैं जल्दी से। तो देखिए हम यहाँ इस प्रश्न से यहाँ पर आपको स्टार्ट करते हैं। जैसे लिखा है नॉन स्टाइक्योमेट्री दोषों के चित्रों की सहायता, मतलब को उन दोषों को चित्रों की सहायता समझाइए। देखिए नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष जो होते हैं आपके धातु अधिकता दोष होते हैं, धातु न्यूनता दोष होते हैं, और आपका यप केंद्र भी इसी के अंतर्गत आता है। तो इसका चित्र बनाना है। तो देखिए चित्र आप शायद पढ़े होंगे तो चित्र आप बना लेंगे। इस क्वेश्चन को छोड़िए, हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण की जो विधि है लिखिए। तो आप सबको पता है जो H2+3N2 तीर का निशान 2NH3, ठीक है, सॉरी मैंने गलत बताया, N2+3H2 तीर का निशान 2NH3। इसमें आपका आयरन जो है प्रेरक है, मोलिब्डेनम जो है यहाँ पर जो है वर्धक है, और उच्च ताप और दाब यहाँ पर रहेगा। अगर आपने इतना लिखा होगा तो जाहिर सी बात है आपका यहाँ पर नंबर मिल जाएगा। उपसहसंयोजन संख्या को उदाहरण सहित, मतलब कि उदाहरण की सहायता से आप समझाइए। देखिए ये एक उपसहसंयोजक यौगिक है K4FeCN6। तो देखिए उपसहसंयोजन संख्या क्या होती है। किसी उपसहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु से जितने एक दंती लिगेंड जुड़े होते हैं उसकी संख्या जो होती है वो आपकी उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है। ठीक है, अब देखिए इसमें कितने जुड़े हैं, 6। तो इस यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु की उपसहसंयोजन संख्या कितनी होगी, 6। आई होप कि आप सबको ये समझ में आया। प्रोटीनों के विकृतीकरण की व्याख्या कीजिए। देखिए तो यहाँ पर मैं, अब चूंकि तुरंत नोट्स बनाना तो क्लियर संभव था नहीं, इसलिए मैं किताब का हेल्प ले रहा हूँ। प्रोटीन अम्ल, क्षार, ऊष्मा आदि से क्रियाशील होते हैं, और ग्लोबुलर प्रोटीन को वैद्युत अपघट के संपर्क में रखा जाता है जो स्कंदित होकर फाइबर प्रोटीन बनाते हैं, जिनका भौतिक और रासायनिक, भौतिक और जैविक गुण जो है परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त प्रोटीन को प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं, अर्थात रासायनिक संगठन गुणों को परिवर्तित किए बिना, रासायनिक संगठन को परिवर्तित किए बिना प्रोटीन के भौतिक एवं जैविक गुणों में जो परिवर्तन होता है वही विकृतीकरण कहलाता है। किस कारण, मतलब किस विधि से कर सकते हैं, तो इतनी सारी विधियां यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो ये फैराडे के मतलब कि कॉन्सेप्ट पर न्यूमेरिकल था, सरल न्यूमेरिकल है, आप इसको किताब से ढूंढेंगे मिल जाएगा। टिंडल प्रभाव की बात करें तो देखिए जो आपके जो क्या कहते हैं कोलाइडी विलेन होते हैं उनके सल्यूशन में यदि हम प्रकाश प्रवाहित करते हैं, प्रकाश को भेजते हैं, तो वहाँ पर हमें एक मतलब कि टिंडल शंकु दिखाई, मतलब शंकु में प्रकाश फैल जाता है, प्रकाश दृश्य होता है, दिखाई देता है। अब चूंकि प्रकाश दिखाई देता है और वो मतलब कि एक शंकु के रूप में दिखाई देता है, और इसका जो व्याख्या था टिंडल ने किया था, इसलिए उस शंकु को टिंडल शंकु, इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। ब्राउनी गति क्या है, कोलाइडी विलयनों में जो आपके कण होते हैं उनका अनियमित गति करना ही कोलाइडी, मतलब कि यहाँ पर ब्राउनी गति कहलाता है। गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण की विधि एवं रासायनिक समीकरण लिखिए। ये मैं अभी नहीं ढूंढ पाया इसलिए मैं इसका नहीं बता सकता आंसर। आगे चलेंगे, ग्लूकोज की निम्नलिखित से अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो मैं इसको तुरंत दिखा दे रहा हूँ आप सभी को, ठीक है। तो देखिए ब्रोमीन जल से होती है तो ग्लूकोनिक एसिड बनती है, ध्यान से मिला लो। और अगर यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 से होती है तो ग्लूकोसैरिक अम्ल बनता है, ठीक है। और यही दो ठो यहाँ पर पूछा भी था। आई होप कि आपने इसको किया होगा। अगला क्या है आपका, हिमांक अवनमन की व्याख्या कीजिए, और हिमांक अवनमन तथा विलेय के मोलर द्रव्यमान में जो मतलब संबंध है स्थापित करना है। तो देखिए हिमांक अवनमन क्या होता है, हिमांक में जो कमी होती है वही हिमांक अवनमन कहलाता है। मोलर द्रव्यमान में यहाँ पर संबंध, मतलब कि अणुभार में संबंध यहाँ पर स्थापित करने के लिए कह रहा है। तो देखिए ये चित्र है, आप लोग इसी चित्र के माध्यम से ये डेरिवेशन यहाँ पर अगर ऐसे किए होंगे, और लास्ट में जो है ये फार्मूला अगर आपने यहाँ पर प्राप्त किया होगा, फाइनली जो फार्मूला है यहाँ पर यदि ये आपने लाया होगा तो जाहिर सी बात है आपने सही किया, राइट, ठीक है। आगे चलेंगे, प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के लिए इकाई तथा व्यंजक लिखिए। तो ये आपने लिखा होगा, और ठीक है। आंतरिक संक्रमण, मैं यहाँ पर रिएक्शन बता रहा हूँ, ठीक है। अब रिएक्शन पर आ जाते हैं। एथेनॉल के निर्जलन की अपक्रिया के बारे में हम दिखाते हैं, और निर्जलन अपक्रिया दिखाने के बाद प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहलों को पहचान करने के रासायनिक समीकरण भी दिखाएंगे। देखिए तो ये आपके एल्कोहल के मतलब कि यहाँ पर निर्जलन अपक्रिया है, ठीक। ये देखिए
और ये निर्जलन की क्रियाविधि इस तरह से फर्स्ट पद में एल्कोहल का प्रोटॉनीकरण होता है, ठीक, और सेकंड पद में यहाँ पर कार्बोधनायन बनता है और थर्ड पद में एथीन बन जाती है, ठीक है। तो आई होप कि आपने इसको लिखा होगा। अब यहाँ विभेद करने के लिए रासायनिक समीकरण हमको देना था। तो देखिए प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल में विभेद करने के लिए ऑक्सीकरण विधि होती है। मतलब प्राथमिक एल्कोहल जो होता है अगर उसका हम ऑक्सीकरण करेंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा, द्वितीयक एसीटोन बनाते हैं मतलब कीटोन बनाते हैं, और तृतीयक भी जो है आपके कीटोन बनाते हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। बट द्वितीयक के कीटोन बनाने में कार्बन की संख्या देखिए 1 2 3, तो यहाँ पर 1 2 3 रहती है, लेकिन इसमें यहाँ पर 1 2 3 4 है, तो इसमें एक क्या हो जाती है, घट जाती है। फर्क यही होता है, इसी से हम पहचान लेते हैं। इसके अलावा गर्म कापर से भी क्रिया करके आप एल्कोहल का विभेद कर सकते हैं। इसके अलावा विक्टर मेयर टेस्ट अगर आप लगाएं तो इससे भी विभेद हो सकता है। इसके अलावा लूकास टेस्ट भी होता है विभेद करने के लिए। अब नेक्स्ट है आपका फिनाल की अम्लीय प्रकृति को स्पष्ट कीजिए और निम्न में से जो रासायनिक समीकरण है इसको भी आप बताइए। तो अब हम यहाँ पर आपको फिनाल की अम्लीय प्रकृति आपको पूरा स्पष्ट कर समझा रहे हैं। देखिए फिनाल का ये अम्लीय गुण है और फिनाल की अम्लीय प्रकृति को स्पष्ट करना है। तो देखिए स्पष्टीकरण, फिनाल जो है अम्ल उसका मुख्यतः कारण जो है OH का ध्रुवीय होना, ठीक है, और ये रेजोनेंस स्थापित करता है, इसलिए फिनाल में जो है अम्लीय गुण पाया जाता है। और यहाँ पर जो इसके रिएक्शंस है अगर मैं उसकी बात करूँ, रिएक्शन जो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ पर पिक्रिक अम्ल बनाने के लिए कह रहा था, तो देखिए पिक्रिक अम्ल इस तरह से बनेगा। इसके अलावा जो है आपका बेंजोक्विनोन की बात कर रहा है, तो बेंजोक्विनोन भी आपका यहाँ पर ये बना है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया। 7वां नंबर अगर हम प्रश्न ध्यान से समझें तो लिखा है कि उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए तथार्थों तथा पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉनों जो उपनयन समूह जैसे NO2 की उपस्थिति से हेलोएरिन की क्रियाशीलता क्यों बढ़ती है। तो देखिए प्रतिस्थापियों का प्रभाव यहाँ पर लिखा है साफ साफ, इनके कारण जो है हेलोएरिन की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, इसमें NO2 भी है, ठीक है। कारण क्या है ये बात है यहाँ पर अच्छे से लिखी गई है, आप इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को एकदम पॉज करके, ठीक है। इसी कारण से मतलब कि इसकी क्रियाशीलता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। या फिर ये बड़ा सरल सा बोर्ड सब क्रिया क्या है, मतलब सोडियम धातु की उपस्थिति में जो आपका हेलोएल्केन के 2 अणु जो क्रिया करेंगे तो सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो आपका जो है उच्च एल्केन बनाते हैं, यही क्रिया और सब क्रिया कराती है। फिटिंग क्या है, इसमें दोनों मतलब कि हेलोएरिन्स होते हैं। उर्स फिटिंग क्या होती है, एक हेलोएल्केन होता है और एक हेलोएरिन्स होती है, ठीक है। तो ये बहुत सरल क्रिया था। और अगला था यहाँ टॉलन परीक्षण। टॉलन परीक्षण आप सबको पता होगा। देखिए टॉलन परीक्षण मैं दिखा दे रहा हूँ कि जो टॉलन अभिकर्मक है यदि इसकी क्रिया एल्डिहाइड से होती है तो रजत दर्पण प्राप्त होता है और ये आपका टॉलन परीक्षण कहलाता है। अब इटार्ड अपक्रिया अगली वाली है, उसको भी मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। इटार्ड अपक्रिया 1 मिनट देख लीजिए, यदि आपने बेंजल्डिहाइड बनाया होगा तो आपकी इटार्ड अपक्रिया सही है। पीछे एक था गैब्रियल थैलेमाइड, तो यहाँ पर ये भी मिल गया, आप इसका भी देख सकते हैं। अगला आपका यहाँ पर जो है स्टीफन अपक्रिया मैं आपको दिखा देना चाहूँगा। उससे पहले रोजनमुंड दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए रोजनमुंड। बाकी अपक्रिया आप किताब से मिला लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।